हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और मैं हूं रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में हम बीए एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट देख ली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। चाहो तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी वहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएगी इंग्लिश की एंड लॉ एंड मीडिया की। आज की वीडियो जो है उसमें पैराग्राफ राइटिंग यानी कि थर्ड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग में बेसिकली वो क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक दे देंगे और उस टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब कितने शब्दों में लिखना है, तो वो आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और थोड़ा सा छोटा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बीच में होना चाहिए। अब ये जो आपका पैराग्राफ है ये 10 नंबर या फिर 20 नंबर में आ सकता है और ये हर बार आता ही आता है, इसमें कोई भी छूट नहीं है, आता ही आता है। ठीक है, तो एक बार आप चाहो तो सिलेबस मैच कर लो अपनी सहूलियत के लिए। थर्ड जो यूनिट है इसमें पैराग्राफ राइटिंग है, जिसे देखते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। प्रीवियस ईयर के जितने भी पैराग्राफ हैं सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहला जो आपका पैराग्राफ है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब सबको पता है ग्लिटर्स जो होते हैं वो चमकते हैं। तो पहला पैराग्राफ हमें ये बताता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो भी चीज़ सामने अच्छी दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई में अच्छी हो। ठीक है, तो ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब है कि नॉट एवरीथिंग दैट लुक शाइनी एंड अट्रैक्टिव इज़ एक्चुअली वैल्यूएबल और जेन्युइन। यानी कि जो चीज़ हमें जो लुक्स यानी कि जिसकी लुक्स शाइनी है या फिर जो अट्रैक्टिव है, जो चीज़ हमें अट्रैक्टिव लग रही है या फिर जो इंसान हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका दिल जो है वो भी अच्छा हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से अट्रैक्टिव दिख रहा है तो वो अंदर से भी जेन्युइन हो या फिर वैल्यूएबल हो। तो ये जो प्रोवर्ब है वो इस बात के ऊपर जोर देता है कि बाहर से किसी चीज़ को मत देखो। जो चीज़ बाहर से अच्छी दिख रही है हो सकता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो। इसे कुछ पॉइंट में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है अट्रैक्शन वर्सेस रियलिटी। यानी कि जस्ट एज नॉट एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट इज प्रीवियस गोल्ड। यानी कि जो हर शाइनी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ शाइन करती है ज़रूरी नहीं है कि वो कीमती सोना हो। उसी तरह से नॉट एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ दैट अपीयर्स अट्रैक्टिव, यानी कि जो हमें अट्रैक्टिव लगती है, जो हमें आकर्षित करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी ट्रू वैल्यूएबल हो। समझ रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का हमें बाहर से देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, शाइनी लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यूएबल हो, अच्छा लड़का हो, जेन्युइन लड़का हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अट्रैक्शन वर्सेस रियलिटी। क्या होता है बहुत बार, पीपल यानी कि लोग और चीज़ें कैन सीम वेरी एल्यूरिंग एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से हमें चीज़ें जो है बहुत अच्छी लग सकती हैं, बट देयर इनर नेचर यानी कि उनका जो अंदर का नेचर है, इट माइट बी क्वाइट डिफरेंट, यानी कि थोड़ा क्वाइट डिफरेंट, यानी कि थोड़ा अलग ये हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, बाहर से चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमने कोई फेयर स्किन वाला लड़का देखा तो हम सोचते हैं कि ये लड़का अच्छा है, वहीं हमने थोड़ा डार्क स्किन वाला लड़का देखा तो हमें लगता है बेकार है, गुंडा है, बदमाश है। इस तरह का हम मेंटेलिटी अपने दिमाग में बना लेते हैं। जैसे हमने कोई लड़का देखा जिसके बाल बड़े बड़े हैं तो हम सोचेंगे गुंडा टाइप का है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये हमें यही बात बताता है, ये जो लाइन है हमें यही बात बताती है कि किसी भी चीज़ को बाहर से मत देखो, उसके अंदर की जो मतलब अच्छी आदतें हैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। ये बोलता है ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। तो इसे समझने के लिए और भी दो पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड सुपरफिशियल जजमेंट। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम जजमेंट करते हैं, हम कहते हैं कि ये तो ऐसा होगा या ऐसी होगी, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। यानी कि इट एडवाइज अस नॉट टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट पीपल और सिचुएशन बेस्ड सोलेली ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। यानी कि बाहर की जो उसकी अपीयरेंस है उसे देखकर किसी इंसान के ऊपर जजमेंट मत दो। कोई काला लड़का है तो उसे देखकर ये जजमेंट मत दो कि ये बेकार लड़का है, इस तरह से। ठीक है, वी शुड ट्राई टू लुक डीपर, यानी कि हमें क्या है, हमें ट्राई करना है कि हम लुक डीपर, यानी कि हम किसी इंसान के मतलब थोड़ा डीप देखें, हर चीज़ में थोड़ा डीपनेस के साथ देखें, थोड़ा गहराई से देखें। किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड देयर ट्रू नेचर, यानी कि किसी को अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होता है, अच्छे से चीज़ों को समझना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसेप्शन। यानी कि इट सर्व एज अ वार्निंग दैट थिंग्स माइट नॉट बी एज दे सीम। यानी कि ये एक वार्निंग है, चेतावनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी ही हो। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल फॉर डिसाइड एंड ऑफ्टन पीपल और थिंग्स माइट ट्राई टू फूल अस विद देयर डेजलिंग एक्सटीरियर। यानी कि बाहर से लोग क्या करते हैं, हमें फूल यानी कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो वो अच्छे दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी अच्छे ही हों।
तो बेसिकली सीधी सीधी मैं बात बोलूँ तो ये जो आपकी लाइन है जो बोलती है ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसका यही मतलब है कि किसी चीज़ को ये मत सोचो कि बाहर से अच्छी है तो अंदर से भी अच्छी हो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ये पैराग्राफ आपका हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, यानी कि जो डेविल है, जो शैतान है या जो बुरी आत्मा है, वो भी अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्क्रिप्चर, साइट स्क्रिप्चर यानी कि स्क्रिप्चर जो होते हैं, जो ग्रंथ वगैरह होता है, उनको पढ़ सकता है। सो बेसिकली जो हिंदू धर्म है वहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे हमें भूत से डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भूत भागेगा। उसी तरह मुसलमान जो होते हैं वो दुआ पढ़ने लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर जैसे ऐसे ही कुछ भी पढ़ने लगता है वो। लेकिन जो बाइबल है, जो क्रिश्चियन है वो बता सकते हैं कि जो बाइबल है, बाइबल में ऐसा होता है, बाइबल में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो डेविल है, जो शैतान है, वो भी स्क्रिप्चर पढ़ सकता है, यानी कि वो भी जो इनकी पूजा की किताबें वगैरह होती हैं उन्हें पढ़ सकता है। यही सेम बात द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी बोली गई है। क्या होता है? द फ्रेज द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस फ्रॉम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें भी है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है इवन द मोस्ट विक्ड पीपल, यानी कि जो बहुत बुरे आदमी होते हैं, गुस्से मतलब गुस्से वाले, विक्ड मतलब चुड़ैल से आदमी, बेकार से आदमी, दुष्ट आदमी, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट आदमी। तो जो दुष्ट आदमी होते हैं दे कैन यूज़ गुड थिंग्स, यानी कि वो भी अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट, किस लिए? टू जस्टिफाई देयर बैड इंटेंशन और एक्शंस, यानी कि जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो भी रिलीजियस टेक्स्ट का या फिर धर्म का यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? खुद को बचाने के लिए। ठीक है। तो एंटोनियो क्रिटिसाइज पीपल हु यूज़ रिलीजन, यानी कि जो एंटोनियो जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक मुख्य पात्र है या फिर एक कैरेक्टर है। तो एंटोनियो जो है वो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि ऐसे लोगों की आलोचना करता है जो धर्म को और सैक्रेड टेक्स्ट, यानी कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनका यूज़ करता है, किस लिए? टू डिफेंड इमोरल बिहेवियर, यानी कि खुद का जो गलत व्यवहार है उसे बचाने के लिए वो धर्म का और ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है। एंटोनियो उन लोगों की बुराई करता है, जैसे कि शाइलॉक जो था ये दुश्मन था, एंटोनियो एक हीरो समझ लो आप, हीरो था नहीं, हीरो जो थी वो आपकी पोर्शिया थी। ठीक है। लेकिन एंटोनियो भी थोड़ा हीरो वाली टीम में था। तो शाइलॉक इज कोटिंग द बाइबल नॉट टू प्रमोट गुडनेस, यानी कि यहाँ पे क्या था? जो दुश्मन था शाइलॉक वो बाइबल पढ़ रहा था, बट गुडनेस यानी कि अच्छाई के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था टू डिफेंड हिज मनी लैंडिंग बिजनेस, यानी कि वो अपने मनी लैंडिंग के काम को डिफेंड करने के लिए बाइबल पढ़ रहा था। वो बेसिकली शाइलॉक क्या करता था? ये ब्याज के ऊपर पैसा देता था, तो ये अपने बिजनेस को डिफेंड करने के लिए बाइबल का यूज़ कर रहा था, अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं कर रहा था। तो वही बात बोली गई है कि द डेविल का मतलब है शाइलॉक। तो डेविल जो है वो भी स्क्रिप्चर पढ़ सकता है अपने पर्पस के लिए, यानी कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पे शाइलॉक पढ़ रहा था स्क्रिप्चर, किस लिए? अपने मनी लेंडिंग के बिजनेस को सही साबित करने के लिए। विच एंटोनियो सी एज रॉन्ग, यानी कि जिसे एंटोनियो गलत मानता है, यानी कि जो चीज़ गलत है आप उसे सही साबित करने के लिए धर्म या फिर धर्म ग्रंथों का यूज़ मत करो। सो द कॉट रिफ्लेक्ट, यानी कि ये जो कॉट है ये इस चीज़ को दिखाता है कि इवन समथिंग होली, यानी कि होली का मतलब है पवित्र, वो रंगों वाली होली नहीं, यहाँ पे जो होली है उसका मतलब है पवित्र। सो इवन समथिंग होली कैन बी ट्विस्टेड, यानी कि कोई जो पवित्र चीज़ है उसे भी ट्विस्ट करा जा सकता है, तोड़ा या मोड़ा जा सकता है, किस लिए? फॉर सेल्फिश पर्पस, यानी कि अपने गलत इरादों के लिए भी जो पवित्र चीज़ है उसे तोड़ मरोड़ करके उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये बात बोलता है ये पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे मान लो मेरे बेटे को बुखार है, मैं बुखार की सिरप लाई और उस सिरप के ऊपर मैंने लिखा देखा कि 3 ढक्कन पिलाने हैं। मैंने बस इतना लिखा देखा कि 3 ढक्कन पिलाने हैं, मैंने और कुछ आगे नहीं पढ़ा। मैंने सिरप में से 3 ढक्कन निकाले और अपने बेटे के मुंह में डाल दिए। मैंने ये नहीं पढ़ा कि बच्चे को केवल 1 ढक्कन देना था, मैंने बस इतना पढ़ा कि 3 ढक्कन देना है, मैंने पिला दिए। मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये 3 ढक्कन बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए कितना है। तो जो आधी अधूरी नॉलेज होती है, जो थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। एग्जाम्पल आपको मैंने समझाई दिया। सो द प्रोवर्ब अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि द रिस्क ऑफ हैविंग लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी चीज़ की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होना। एक तो होती है अनलिमिटेड, यानी कि बहुत सारा ज्ञान होना जिसकी कोई लिमिट ना हो, और एक होती है लिमिट अंडरस्टैंडिंग और पार्शियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी होना। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है,
इन्फॉर्मेशन हो तो पूरी हो, वरना आधी बिल्कुल भी ना हो। सो व्हेन अ पर्सन पोजेसेस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज, यानी कि जब किसी इंसान के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि थोड़ी बहुत जानकारी होती है, दे में बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड मेक पुअर डिसीजन, यानी कि जब किसी के पास छोटी मोटी जानकारी होती है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और क्या करते हैं, पुअर डिसीजन यानी कि खराब डिसीजन ले लेते हैं। अज्यूमिंग दे नो मोर देन दे एक्चुअली डू, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पता है, जबकि एक्चुअली में उन्हें नहीं पता होता। दिस ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू मिस्टेक, यानी कि इस ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समवन, यानी कि कोई ऐसा आदमी हु रीड्स अ फ्यू मेडिकल आर्टिकल ऑनलाइन एंड देन अटेम्प्ट टू डायग्नोस और ट्रीट देमसेल्फ और अदर में कॉज मोर हार्म देन गुड, यानी कि कोई ऐसा आदमी जिसने कोई आर्टिकल पढ़ा है हेल्थ से रिलेटेड, अब पूरा उसने नहीं पढ़ा, उसने आधा अधूरा पढ़ के ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे फ़ायदा होने की जगह और ज़्यादा नुकसान हो गया। सो आगे भी वही बात है, आप पढ़ सकते हो। स्लो नेक्स्ट है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो का मतलब होता है जो धीरे करता है, स्टेडी का मतलब है जो निरंतर, यानी कि कोई भी काम है उसे आप धीरे धीरे करो लेकिन रेगुलर बेस पे करो। अगर आप किसी काम को रेगुलर बेस पे करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे तो इस तरह से सक्सेस नहीं मिलेगी, इस तरह से आप रेस नहीं जीत पाओगे। सो ये जो ये जो पैराग्राफ है ये बोलता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि जो आदमी धीरे धीरे चल रहा है बट कंटिन्यूसली चल रहा है वो रेस को जीत सकता है। सो द प्रोवर्ब स्लो एंड स्टेडी विन रेस, इसका मतलब होता है, ये हमें टीच करता है कि द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, यानी कि जब इंसान परसिस्टेंस रखता है, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता रखता है और पेशेंस यानी कि धैर्य रखता है तो उसे सक्सेस मिलती है। सो इट सजेस्ट दैट सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट स्पीड और टैलेंट, यानी कि जो सक्सेस होती है, जो कामयाबी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही इंसान को मिले जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सक्सेस ऐसे इंसान को भी मिल सकती है जो स्टडी है और एफर्ट करता है और जो डिटरमाइन है, यानी कि जिसमें दृढ़ निश्चयता है, जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है, ऐसे इंसान को भी सक्सेस मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत तेज़ हो, बहुत टैलेंट वाले हो तो ही तुम्हें सक्सेस मिले। तुम स्लो चलते हो लेकिन तुम चल रहे हो तो भी तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। जैसे कि हमने एक टॉर्टोइस की स्टोरी पढ़ी थी बचपन में, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी खरगोश और कछुए यानी कि टॉर्टोइस की। इसमें बेसिकली क्या था कि खरगोश तेज भागता था तो उसे लगता था रेस मैं जीतूंगा, लेकिन टॉर्टोइस जो था यानी कि जो कछुआ था, जो टर्टल था, वो धीरे धीरे चलता था लेकिन चलता रहता था, तो एंड में जो कछुआ था वो ही जीतता था। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि जो इंसान है अगर वो चलता रहेगा अपनी ज़िंदगी में तो उसे सक्सेस मिल जाएगी। इन रियल लाइफ, यानी कि जो असली की ज़िंदगी है, जो रियल लाइफ है, इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू स्टडी, कैरियर, फिटनेस गोल एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि रियल लाइफ में भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे कि स्टडी में भी यही होता है कि हम स्लो हैं, हम धीरे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हम डेली 2-2 4-4 पेज पढ़ रहे हैं तो हमारा पेपर पास हो जाएगा, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं 2-3 दिन हमने गैप कर दिया तो इस तरह कुछ नहीं होगा। इसी तरह फिटनेस गोल, यानी कि जो जिम वाले लोग होते हैं उनका भी यही सिस्टम है, स्लो यानी कि तुम धीरे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्टेडी हो, यानी कि तुम रोज़ उस काम को कर रहे हो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि जब आप किसी काम को रेगुलरली करते हो, डेडिकेशन का मतलब है दृढ़ निश्चय के साथ, आपकी प्रोग्रेस धीरे है लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है, आगे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि पहले से बचाव बेटर है बाद में उसका उपचार करने से। ठीक है, यानी कि मान लो मैं हूँ, मुझे पता है कि चावल खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं चावल ना खाऊं, या फिर मैं चावल खा लूँ फिर बाद में मैं सिरप या फिर दवाइयाँ खाऊं। तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि हमें बचाव करना चाहिए बाद में उसका कुछ उपाय खोजने की जगह। सो द प्रोवर्ब, यानी कि ये जो प्रोवर्ब है जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बताती है स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग अर्ली एक्शन टू अवॉइड प्रॉब्लम, यानी कि हमें पहले से एक्शन लेना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाएँ, rather देन डीलिंग विद देम आफ्टर दे अक्योर, यानी कि दिक्कत हमें हो जाए उससे पहले ही हमें उसका उपचार कर देना चाहिए। यानी कि अगर मुझे चावल रात में खाने से खांसी होगी तो बेटर है कि मैं दिन में खा लूँ या फिर मैं ना खाऊं, फिर उससे तो सही है ना कि बाद में मैं गर्म पानी पीऊँ, सिरप पीऊँ। तो ये इसी चीज़ को बोलता है कि हमें ना पहले से एक्शन लेने चाहिए किसी चीज़ से बचने के लिए, बाद में लेने से तो बेटर है।
दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ और सेफ्टी के मामले में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। वे आर टेकिंग प्रिवेंटिव measures like eating healthy, exercising, maintaining hygiene and getting regular checkup can reduce the risk of serious illness। यानी कि हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें सीरियस इलनेस यानी कि गंभीर बीमारी से बचा लेंगी। इट इज़ फॉर ईजियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट अ डिजीज दैन टू ट्रीट इट लेटर व्हेन इट बिकम सीवर। यानी कि ये जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम किसी बीमारी को आने ही ना दें, लेकिन जब ये आ जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनिंग अ व्हीकल प्रॉपरली प्रिवेंट मेजर ब्रेकडाउन। यानी कि हम अगर मान लो मेरे पास गाड़ी है और मैं उसे रोज़ धोती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ, तो ज़रूरी है कि मतलब ऐसा है, मान लो मेरे पास एक सिलाई की मशीन है, मैं उसमें हमेशा तेल डालती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो ऐसा है कि वो सेफ़ रहेगी। लेकिन मैं अभी उस पर ध्यान नहीं दे रही, फिर रखे रखे उसमें जंग लग रही है, ख़राब हो रही है, और फिर मैं बाद में उसमें तेल डालूँ तो बेकार की बात है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का यही मतलब है कि कोई चीज़ आपको हो उससे पहले ही आप उसका उपचार करने में लग जाओ, ठीक है। सो आगे भी वही बात है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है नो पेन नो गेन। यानी कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। द प्रोवर्ब नो पेन नो गेन का मतलब है द इसेंशियल ट्रूथ, यानी कि एक ऐसा सच कि सक्सेस एंड रिवॉर्ड डू नॉट कम विदाउट एफर्ट एंड हार्ड वर्क। यानी कि जो सक्सेस होती है वो विदाउट हार्ड वर्क और विदाउट एफर्ट्स के नहीं आती। अगर आपको सक्सेस लेनी है, सक्सेस आपको चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स भी करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे सोच रहे हो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं गेमर बनूंगा, नहीं। आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। नो पेन नो गेन, जब तक दर्द नहीं होगा आप गेन नहीं कर पाओगे। वेदर इट इज़ अकेडमिक अचीवमेंट, चाहे अकेडमिक अचीवमेंट की बात हो स्कूल वगैरह की, या फिजिकल फिटनेस की बात हो, कैरियर की ग्रोथ की बात हो, या फिर किसी भी चीज़ की बात हो, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लो मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं टॉप करूं, लेकिन मैं दिन रात रील देख रही हूँ, तो क्या लगता है आपको टॉप कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। कुछ अगर आपको टॉप करना है तो कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम स्नैप डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब तक पेन नहीं होगा, जब तक गेन हम नहीं कर पाएंगे। Just like a student must study regularly and push through difficult subject to excel in exam, or an athlete must train rigorously to perform well। यानी कि जैसे एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मतलब डेली पढ़ना पड़ता है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, और एक जो एथलीट होता है, जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हुए, एथलीट हुए, उन्हें भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे जो एथलीट होते हैं, जो डेली प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उन्हें इंजरी होती रहती है, दर्द होता रहता है। जो स्टूडेंट रात रात को पढ़ते हैं उन्हें नींद भी आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब तक आप चीज़ों को सहोगे नहीं, जब तक आपको दर्द नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। दिस प्रोवर्ब रिमाइंड अस दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती। अगर यूट्यूबर भी बनना है तो रात रात को बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी, कोई भी शॉर्टकट नहीं होती, ठीक है। डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्रगल आर ऑफ्टन पार्ट ऑफ द जर्नी। यानी कि डिस्कम्फर्ट जो होता है और जो स्ट्रगल होता है वो भी इसी जर्नी का एक पार्ट है। कंफर्टेबल का मतलब होता है कि आराम से एसी चल रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं, और डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि फ़ैन भी नहीं चल रहा और तब भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रगल यानी कि मेहनत भी करनी पड़ती है, डिस्कम्फर्ट को भी झेलना पड़ता है, तभी हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है। इट टीच अस टू एम्ब्रेस चैलेंज रेदर देन फियर दैम। यानी कि ये हमें सिखाता है कि जब तक पेन नहीं है तो तब तक गेन भी नहीं हो सकता। यानी कि हमें चैलेंजों का सामना करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर साइन दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग वर्थ वाइल। यानी कि जो चैलेंजेस हैं वो इस चीज़ का साइन है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मेन चीज़ आई होप आप समझ गए कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको गेमर भी बनना है तो गेमिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एथलीट बनना है स्पोर्ट्स में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यूट्यूबर बनना है तो वीडियो में कंटेंट में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो नो पेन नो गेन। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। इसका मतलब है एक रोलिंग स्टोन। यहाँ पे रोलिंग स्टोन का मतलब है एक ऐसा आदमी जो चारों तरफ घूम रहा है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी होता है, वो क्या करता है, एक जगह ड्यूटी कर रहा है एक ऑफिस में, 2 महीने बाद छोड़ दी, दूसरे में लग गया, ये भी 2 महीने बाद छोड़ दी, तीसरी जगह लग गया। तो ऐसा जो आदमी होता है उसे सक्सेस नहीं मिलती।
सो अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, इसका मतलब है दैट अ पर्सन हु कंस्टेंटली चेंज जॉब, प्लेस और गोल विदाउट सेटलिंग डाउन रेयरली अचीव स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी कि एक ऐसा आदमी जब नौकरियां बदलता रहता है, जगह बदलता रहता है ऐसे, और मतलब सेटल डाउन नहीं हो पाता, ऐसे आदमी को रेयरली यानी कि बहुत मुश्किल से सक्सेस मिलती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस। जस्ट लाइक अ स्टोन दैट कीप्स रोलिंग डजंट स्टे इन वन प्लेस लॉन्ग इनफ टू गैदर मॉस, a person who always on the move fails to develop deep root relationship और मीनिंगफुल अचीवमेंट। यानी कि जो एक आदमी यहाँ से भागता रहेगा, यहाँ 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 चारों तरफ भागता रहेगा, वो किसी एक जगह नहीं टिक पाएगा और वहाँ से कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। While change and adventure are exciting, this proverb warns against restlessness and lack of commitment। यानी कि चेंज जो होता है, जो परिवर्तन होता है और जो एडवेंचर होता है, दोनों एक्साइटिंग थिंग है। यानी कि अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो और आप कुछ महीने के लिए छुट्टी पे चले गए, एडवेंचर पे चले गए, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप एक जगह जॉब कर रहे हो, 2 महीने बाद आपने वो छोड़ दी, 2 महीने बाद वो छोड़ दी, 2 महीने बाद वो छोड़ दी, अब जॉब बदल रहे हो, तो उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। टू ग्रो इन एनी एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में ग्रोथ करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, लर्निंग हो, वी मस्ट बी वाइलिंग टू स्टे इन वन प्लेस, फोकस अवर एफर्ट्स एंड बिल्डिंग स्टेडली ओवर टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में ग्रोथ करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, वहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम भागते रहें भागते रहें भागते रहें भागते रहें। अब मान लो कोई फ्रेंडशिप है या फिर कोई रिलेशनशिप है, कोई भी फ्रेंडशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, तो उसमें कुछ टाइम के लिए कोई पर्सन रुकेगा, फिर उसने वो रिलेशनशिप तोड़ दी, किसी दूसरे में गया, फिर वो भी तोड़ दी, किसी तीसरे में गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब वो किसी एक में 2-4 साल रुकेगा तो एक फीलिंग्स बिल्ड होंगी, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि टू ग्रो इन एनी एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में ग्रोथ करने के लिए हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज यहाँ, 2 महीने बाद यहाँ, 3 महीने बाद यहाँ, ये नहीं होता है। ठीक है, सो इट इनकरेज अस टू फाइंड बैलेंस। यानी कि ये जो चीज़ है, आ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, ये हमें समझाती है कि लाइफ में बैलेंस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें कोई बात बोल दी तो हम छोड़ के चले जाएं। ये बताती है कि लाइफ में बैलेंस करना, टू एक्सप्लोर व्हेन नेसेसरी बट ऑल्सो टू वैल्यू कंसिस्टेंसी, डेप्थ एंड डेडिकेशन इन अवर परस्यूट्स। यानी कि डेडिकेशन बना के रखना अपने काम में, और जब ज़रूरी हो तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कि 2 महीने यहाँ नौकरी कर ली, 2 महीने वहाँ नौकरी कर ली। ठीक है, सो अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, इसका मतलब उस इंसान से है जो अपनी नौकरियां बदलता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ वे। यानी कि जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे सफलता होती है। वेयर देयर इज़ अ विल, यानी कि जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रास्ता है। मान लो मैं हूँ, कल मेरे दोस्त का बर्थडे और मुझे उससे मिलना है, अगर मैं सच्चे दिल से चाहूँगी कि मैं उससे मिलूँ, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई बहाना आ जाएगा घर से जाने का। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ वे, यानी कि जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे रास्ता भगवान यानी कि ऊपर वाला खुद बनवा देता है। The proverb where there is a will there is a way highlight the power of determination। यानी कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। यानी कि जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और हमारी जो विल पावर है वो सब एक साथ मिलते हैं कि ये काम करना है तो करना है, मिलने जाना है तो जाना है, तो एक पर्सन जो है उसकी गॉड भी हेल्प करता है। ठीक है, सो इट मीन दैट इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रूली कमिटेड टू अचीव समथिंग, यानी कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है, दे विल फाइंड अ वे टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इन देयर पथ। तो उसके मार्ग से बाधाएं, जो परेशानियां हैं, वो खुद हटती चली जाएंगी, वो रास्ते ढूंढ लेगा। ही विल फाइंड अ वे, यानी कि वो ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ लेगा जिससे उसके जो रास्ते की मुसीबतें हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी। हिस्ट्री यानी कि इतिहास और रियल लाइफ आर फिल्ड विद एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु सुसीड अगेंस्ट ऑल ऑड सिंपली बिकॉज दे रिफ्यूज़ टू गिव अप। यानी कि जो इतिहास है और जो हमारा असली का जीवन होता है, ये हमें इस चीज़ को सिखाता है कि जो कुछ लोग हैं उन्होंने मतलब वो अपने जीवन में सुसीड हुए, उन्होंने सक्सेस हासिल करी। कैसे? बिकॉज क्योंकि दे रिफ्यूज़ टू गिव अप, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हम हार नहीं मानेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। देयर इज़ अ विल, जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे रास्ता भगवान भी बना देगा। Whether it is learning a new skill, overcoming a disability, or achieving a difficult goal, determination fuels creativity, problem solving and persistence। यानी कि चाहे लर्निंग अ न्यू स्किल, यानी कि कोई नई स्किल सीखने की बात हो, या फिर किसी डिसेबिलिटी यानी कि कुछ भी दुर्घटना हुई है, फिर किसी भी चीज़ से ओवरकम करने की बात हो, यानी कि उसे भूलने की बात हो, या फिर कुछ भी गोल अचीव करने की बात हो, जो डिटर्मिनेशन है, जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है, जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है, वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी भर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भर देता है। ठीक है,
दिस प्रोवर्ब इंस्पायर अस टू बिलीव इन अवर सेल्फ एंड टू नेवर बी डिस्करेज बाय डिफ़िकल्टीज़। ये जो आपका प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, ये हमें इंस्पायर करता है टू बिलीव इन आवर सेल्फ, कि हम खुद में विश्वास करें। चाहे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आए, हम खुद में विश्वास करेंगे एंड हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी, उन्हें हम खुद के खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्डन। स्पीच इज़ सिल्वर, यानी कि जब हम बोलते हैं, जो हमारी स्पीच है वो सिल्वर की है, लेकिन जब हम शांत हैं तो वो चीज़ गोल्डन है। क्यों? बिकॉज इट रिमाइंड अस दैट वाइल स्पीकिंग वाइजली हैज़ वैल्यू, यानी कि जब हम बुद्धिमानी से बोलते हैं, जब हम वाइजली बुद्धिमानी से बोलते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू है। साइलेंस ऑफ्टन होल्ड इवन ग्रेटर पावर, यानी कि बोलने में थोड़ी वैल्यू है, लेकिन जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, जो शांति है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर होती है। स्पेशली इन सिचुएशन रिक्वायरिंग रिफ्लेक्शन, पेशेंस और रिस्पेक्ट, यानी कि मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तो मैं गुस्से में, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं उस गुस्से में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो शांत रहता है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो उसकी जो साइलेंस है वो गोल्डन है। ऐसा आदमी जो कम बोलता है वो कहीं भी नहीं फंस सकता, लेकिन ऐसा आदमी जो ज़्यादा बोलता है, उसने अगर कोई बात मजाक में भी बोल दी तो उसके लिए आफत हो जाएगी। तो स्पीच यानी कि बोलना जो है वो सिल्वर है, जबकि जो शांत रहना है वो गोल्ड है। लेकिन भाई लॉ वालों का तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि बोलना बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जैम, हर चीज़ वही है। सो इट टीच अस टू थिंक बिफोर वी स्पीक। तो ये जो ये जो पैराग्राफ है, ये जो टॉपिक है, ये हमें बताता है कि ये हमें सिखाता है टू थिंक बिफोर वी स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। एंड वैल्यू द स्ट्रेंथ ऑफ क्वाइटनेस सिमिलरली, यानी क्वाइटनेस यानी कि साथ ही साथ हमें क्वाइटनेस यानी कि जो शांत रहने की वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, उसे भी समझना चाहिए। यानी कि जब ज़रूरी हो तब बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आपका छोटे छोटे हैं ये आपके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चैरिटी बिगिंस एट होम। ये हमें बताता है एम्फेसाइज दैट आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद आवर फैमिली एंड क्लोज वन, यानी कि जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि जो चैरिटी है वो घर से शुरू होती है। इसका मतलब है कि जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा परिवार और हमारे करीबी लोग होने चाहिए। ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस काइंडनेस, यानी कि जब हम काइंडनेस यानी कि दया दिखाते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं घर में, इसका मतलब वी एक्सटेंड इट मीनिंगफुली टू अदर्स लास्टली, यानी कि जब हम अपने घर में काइंडनेस दिखाते हैं तो हम बाहर भी काइंडनेस दिखा सकते हैं। अगर हम बाहर तो बहुत ज़्यादा काइंड बने फिरते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु बने फिरते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने ही भाई को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। मान लो एक लड़का है, वो अपने दोस्तों को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन खुद के भाई को सपोर्ट नहीं करता। तो यही बात बोलती है चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि घर से शुरुआत करो सारे अच्छे कामों की। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है वो सबसे बढ़िया पॉलिसी है। ये चीज़ हमें बताती है रेनफोर्स द आइडिया दैट ट्रूथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी बिल्ड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस बोथ इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो ट्रूथफुलनेस है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो अच्छाई है, उसकी वजह से हमारे जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, यानी कि विश्वास बनता है। हम जो सच्चा अच्छा आदमी होता है उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इससे लॉन्ग टाइम सक्सेस मिलती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आपको खुद भी पता होगी, एक लोग वो होते हैं जो बहुत बेकार टाइप के होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं। आप आंख बंद करके उन्हें 2-4 हज़ार रुपये भी दे दोगे तो आपको पता है कि अगर वो आपके लिए कोई सामान ला रहे हैं तो कोई चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी जो है ये बहुत बेस्ट पॉलिसी है। टुगेदर these proverb guide us toward a balanced, compassionate and principled way of living, यानी कि सीधा सीधा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया पॉलिसी है, ईमानदार सबको होना चाहिए। सो ये था आज का लेक्चर। आपको लॉ रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, पेड नोट्स, तो आप इस नंबर पे मेरे को डीएम कर सकते हो। लॉ विद रिया नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।